Did you know that the CLAT PG paper has been scheduled for the 8th of May? And if you have those burning questions as to how is the paper pattern, what's the way to prepare for the subjective portion, how do I tackle the recent case laws, then you have opened the very right video, because here I will talk about each of these questions in great detail. So I welcome you all to Sambhav Law's most comprehensive CLAT PG 2022 study guide. And guys, हम लोग दिसंबर के महीने में 2 ऑल इंडिया मॉक पेपर्स करवाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सो उनके डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें ताकि आपको उस चीज का अपडेट मिल पाए। अब चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लैट पीजी 2022 के पेपर पैटर्न के बारे में। तो उसके हिसाब से जो पेपर है वो होगा टोटल 150 मार्क्स का। उसके अंदर ड्यूरेशन है एग्जाम का वो होगा 2 आवर्स का। और इस एग्जाम के अंदर आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे। पहला होगा आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा पोर्शन, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस ईच मिलेंगे, जिसमें कि हर क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो वह आपका 0.2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, 0.25। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि जो आंसर राइटिंग पोर्शन है वो होगा आपका 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 2 ऐसे क्वेश्चन लिखने ऐसे टाइप के जिसमें कि हर क्वेश्चन जो होगा वो 25 मार्क्स ईच का होगा। वर्ड लिमिट होगी आपकी 800 वर्ड्स की। और जो टॉपिक होंगे वो होंगे लॉ और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के। मतलब ये है कि आपने जो अपने 3 ईयर या फिर जो आपका 5 ईयर LLB कोर्स है, इसमें जो भी आपने पढ़ाई करी है उसके ऊपर जो लॉज हैं वो सबके सब उस टॉपिक पे आ सकते हैं। या फिर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज मतलब यानी कि जो रिसेंट लैंडमार्क केसेस हैं या फिर आपके जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग CA NRC की बात करें या फिर जो फार्म लॉज अभी रिपील हुए उसकी बात करें, उस टाइप के टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नोट करने की यहाँ पे जरूरत है, आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है मल्टीपल चॉइस वाला, उसमें आपको 40% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे 40% मार्क्स हो गए आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए और 35% मार्क्स हो गए SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। जहां पे अगर आपने इतने मार्क्स ऑब्टेन नहीं करे तो आपका जो सेक्शन है, आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ऐसे राइटिंग वाला सेक्शन, वो चेक नहीं होगा। और यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन है ना आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे वाला सेक्शन, दिस इज द रैंक डिसाइडर। ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या रैंक किसकी आने वाली है। क्योंकि समझ ये लीजिए कि यहाँ पे आपने मान लीजिए MCQs में तो आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, आपने कहा कि भाई चलो मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने इस हिसाब से पढ़ाई करी थी। लेकिन अगर आपने ऐसे को प्रॉपरली टाइम डिवाइड करके नहीं अटेम्प्ट करा पेपर के अंदर, तो आपके जो रैंक होगी ना, जो 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आता है या फिर 0.5 मार्क्स का जो भी डिफरेंस आता है, वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऐसे सेक्शन। तो यहाँ पे आपको ऐसे सेक्शन के ऊपर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चलिए बात करते हैं फाइनल चीज की, जो कि है पैटर्न की, कि भाई जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है फिर जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसका एग्जैक्ट पैटर्न होगा क्या। अब यहां पे मैंने लिखी है कंफ्यूजिंग पैटर्न की लाइन। मतलब ये है कि देखिए ओवर द इयर्स 2019 से कंसोर्शियम ने बहुत ज्यादा बातें बोली, फिर वो उस बातों पे वो लोग फॉलो थ्रू नहीं करे, फिर उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करा। तो ये जो पूरी स्टोरी है ना कंफ्यूजिंग पैटर्न की, सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कहानी समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। सबसे पहले जो 2019 था, 2019 के अंदर इन्होंने ऐड करा सब्जेक्टिव पोर्शन को, यानी कि जो ऐसे राइटिंग वाला पोर्शन था उसको इन्होंने ऐड करा। और उसके बाद 2020 में और 2021 के अंदर ये जो पैटर्न था इसको फॉलो नहीं करा बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ था। उसके बाद जो इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को चेंज करा, वो कांस्टेंट जो चेंज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, वो कांस्टेंट चेंज में रहा है अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिव पोर्शन। अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन में चेंज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या था कि जो 2020 का पेपर हुआ था उसके लिए पहले आया एक नोटिफिकेशन की कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ऐसे वाले बेस के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक ऐसे दे दिया जाएगा और उससे जुड़े आपको कुछ जो क्वेश्चंस होंगे जो कि ऐसे के ऊपर बेस्ड होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे 2020 के पैटर्न के लिए उन लोगों ने क्या करा कि रखा उन्होंने कि 120 मार्क्स का पेपर होगा सबसे पहले बिकॉज कोविड-19 था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 120 क्वेश्चन है उसमें आपके टोटल 12 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें हर पैराग्राफ के होंगे टोटल 10 क्वेश्चन ईच। 10 क्वेश्चन ईच होंगे, हर 12 जो पैराग्राफ है उसके अंदर 10 क्वेश्चन, टोटल हुआ आपका 120। अब यहाँ पे इन लोगों ने अप्रैल 2020 के अंदर क्या करा, इन लोगों ने निकाला भैया अपना सैंपल पेपर। और इसमें उन्होंने करा क्या कि जो क्वेश्चंस आए थे, जो भी आपके पैराग्राफ आए थे मेनली, वो पैराग्राफ आपके भैया आर्बिट्रेशन लॉ भी इंक्लूड कर रहे थे, वो आपका बैंक्रप्सी कोड भी इंक्लूड कर रहा था। और उसके अंदर जितने भी आपके पैराग्राफ थे, दे ऑल वर बेस्ड अपॉन द रीसेंट केसेस।
रीसेंट लैंडमार्क केसेस पे पूरी तरीके से बेस्ड था। अब इसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा क्रिएशन हुआ प्रॉब्लम का, बहुत ज़्यादा लोग डर गए कि यार रीसेंट केस लॉज पे ही आएगा पेपर, कैसे किया जाएगा। 2019 तक तो बिल्कुल नॉर्मल पेपर हुआ करता था, 2020 में तो ज़्यादा चेंज हो गया, हैवॉक क्रिएट हो गया। लेकिन फिर उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए जब असलियत में सितंबर में इनका पेपर हुआ क्लैट का, तो उन्होंने उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए करा क्या कि इन्होंने अपने पेपर को हाफ में डिवाइड कर दिया। आधा जो पोर्शन था दैट वाज बेस्ड अपॉन द रीसेंट लैंडमार्क केसेस, और नियरली हाफ पोर्शन जो था वो था फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया, जुरिस्प्रूडेंस हो गया, लेबर लॉ हो गया, उसके ऊपर इन्होंने इसको उठा के बेस करा। लेकिन ये जो फाउंडेशन वाला पोर्शन था ना, उसमें भी रीसेंट केस लॉज का, ये रीसेंट जो टॉपिक्स था उसका बहुत बड़ा इफेक्ट था कि जब तक आपको पता नहीं है उसके बारे में तब तक आप उसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो अगली कहानी थी वो थी 2021 के एग्जाम के लिए। अब 2021 के एग्जाम के लिए लोगों ने सोचा कि भाई जो 2020 का पैटर्न है सीधे सीधे वही फॉलो होना चाहिए, और क्लैट ने ये भी किया था कि जो उनकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर उन्होंने पैटर्न को चेंज अपना नहीं करा, उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं बताए। लेकिन फिर जब आया पेपर अपने जो क्वेश्चन पेपर आया, तब फिर से एक चेंज आया कि उन्होंने पहले, आपको याद होगा, 120 क्वेश्चंस थे, 12 पैराग्राफ थे और 10 क्वेश्चंस हर पैराग्राफ के लिए था। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने करा 20 पैराग्राफ, और 20 पैराग्राफ के बारे में उन्होंने कहा कि हर पैराग्राफ के होंगे आपके टोटल 6 क्वेश्चन। टोटल हुआ पेपर आपका 120 मार्क्स का। और यहाँ पे जो 20 पैराग्राफ जो कि इन्होंने करा है, तो पेपर हो गया आपका लेंदी। अब रादर देन 12 पैराग्राफ पढ़ने के, आपको यहाँ पे 20 पैराग्राफ भैया पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पे जो 12 पैराग्राफ 2020 में आए थे, दीज वर नॉट वेरी मतलब लेंदी थे, लेकिन वहां पे आपको बिना पढ़े भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पढ़ने की भी जरूरत है पैराग्राफ को, तभी आप कई सर्टेन केसेस में आप अटेम्प्ट कर पाओगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पूरे पैराग्राफ के अंदर। तो इस चीज को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि पेपर को क्लैट ने अपने हिसाब से उसको लेंदी करा, और साथ ही साथ थोड़ा सा फोकस भी शिफ्ट करा है अवे टुवर्ड्स द रीसेंट लैंडमार्क केसेस, तो वो भी एक देखने वाली चीज है। तो यहां पर अगर हमें एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है अभी इस बेसिस पे कि भाई पेपर क्या होगा, तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली नवंबर का एंड अब आ चुका है, तैयारी अब बहुत ज्यादा जरूरत है करने की, क्योंकि 8 मई जो है उस दिन आपका एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा है तैयारी पे ध्यान देने का। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को दो चीजें समझनी पड़ेंगी। 2020 और 2021 के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें क्या क्या जो पैटर्न है उसको हम लोग को कार्य एनालाइज करके समझना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि हम लोग को अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे करना है, और उसके बाद जो 2019 का आपका जो पेपर है उसके अंदर क्या सब्जेक्टिव आंसर्स थे उनको हमें समझने की जरूरत है, तब आपका एक ऑल ओवर स्ट्रेटजी बनेगी। तो वीडियो के अगले पार्ट में अभी हम लोग बात करेंगे 2020 और 2021 के पेपर के बारे में। अब चलिए बात करते हैं क्लैट पीजी 2020 और 2021 के पैटर्न के बारे में। अब देखिए ये जो पैटर्न है जो मैं पार्ट इसमें अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसको लेकर हम लोग एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग दोनों पेपर के पैटर्न्स को एनालाइज भी करेंगे, ये भी समझेंगे कि उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, व्हाट वर द मोस्ट क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे, किस तरीके से क्लैट ने क्या सोच और क्वेश्चन को बनाया, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी जो ग्रुप्स है हमारे उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर मान लो यूट्यूब आपको ना दे नोटिफिकेशन तो आपको उस पर मिल जाए। अब चलिए बात करते हैं क्लैट पीजी 2020 के पैटर्न के बारे में। इसके अंदर आप पहले हम लोग ये देखेंगे पैराग्राफ कौन कौन से आए थे। तो सबसे पहले आपका जो पैराग्राफ था वो था सिद्धाराजू के केस के ऊपर, जो कि था रिजर्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो रिजर्वेशन के ऊपर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए थे आपको उसका आइडिया होने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। फिर था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो जजमेंट आया था प्रशांत भूषण के केस में, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए। फिर जो राइट टू प्रिवेसी है आपका, उसको लेके केएस पट्टा स्वामी जजमेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे उसमें क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ था। फिर जो अगला केस था वो था अनुराधा भसीन था, जिसके ऊपर जो पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन द जम्मू एंड कश्मीर जो फ्रीडम ऑफ इंटरनेट एक्सेस की बात थी उसके ऊपर था। फिर आपका केरला स्टेट बेवरेजेस वर्सेस सुरेश पीपी का केस आया था। अगला जो पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन द सीजीआई इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आप मान लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉम्बिनेशन को आप मान लीजिए कि आपको उसकी अगर नॉलेज है तो आप इस पैराग्राफ को बहुत आराम से कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे लेबर लॉ पे। यहाँ पे उपेन बख्शी सर का एक पैराग्राफ पे क्वेश्चन दिया गया था, इसमें लेबर लॉ से जुड़े हुए काफी आपके प्रोविजंस पूछे गए थे, तो ये कहीं ना कहीं फाउंडेशनल थोड़ा सा अप्रोच इसमें लिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट दो पैराग्राफ आए थे आपके जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन द हॉफेल्ड थ्योरी, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए थे कि हॉफेल्ड थ्योरी कैसे अप्लाई होगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उस तरीके के क्वेश्चन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हेबरमास फुलर जो दूसरे जूरिस्ट थे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, क्या क्या बातें बोली, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। एक तरीके से अमेलगेमेशन टाइप का ये
क्वेश्चन था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें अगले पैराग्राफ की, वो था रेस और द रेस डॉक्ट्रिन के ऊपर क्रिमिनल लॉ में। अगला केस था शायरा बानो का, जो कि आपका फैमिली लॉ के ऊपर जो बेसिस है ट्रिपल तलाक का, उसके ऊपर जजमेंट जो आया था, उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ था। और जो लास्ट पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मेजोरिटी है क्वेश्चंस वो आपके रिसेंट लैंडमार्क लॉज से पूछे गए हैं, इवन इन दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे फाउंडेशनल नॉलेज पे तो आपका पैराग्राफ बेस्ड था, लेकिन तब भी आपको रिसेंट जो डेवलपमेंट्स थे या फिर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे उसके बारे में आपको पता होने की जरूरत थी। इसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे क्या और चीजें जो कि हम लोग इस पेपर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो जो 12 पैराग्राफ आए थे उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो जजमेंट्स थे वो आपके रिसेंट लैंडमार्क के ऊपर काफी ज्यादा बेस्ड थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो आपका जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रिक्वायर करते थे किसी भी जजमेंट के ऊपर, जैसे शायरा बानो का जजमेंट हो गया आपका, या फिर के एस पुट्टास्वामी का हो गया, प्रशांत भूषण का हो गया। इसमें आप केवल ये जान ले कि जजमेंट के अंदर दिया क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या था, उससे नहीं होगा। आपको डीप में जाके पूरे पेपर को, आपको जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। जजमेंट में आपको दोनों पार्टीज ने क्या कहा, जजेस ने कौन कौन सी रूलिंग दी, जो पूरी बेंच थी, बेंच के अलग अलग जस्टिस ने क्या क्या अपना ऑल्टरनेट रूलिंग दी, कोई डिसेंटिंग ओपिनियन तो नहीं था। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता होने की जरूरत थी 2020 के पेपर के लिए, भाई बहुत ज्यादा जरूरी था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन एस्पेक्ट्स थे जिसपे कि आपको फोकस करने की जरूरत थी इस पर्टिकुलर पेपर में, वो थे आपके फाउंडेशनल नॉलेज हर सब्जेक्ट का, कि आपको हर सब्जेक्ट का अंदाजा हो भाई कि क्या क्या उसमें चीजें हो सकती, जो आपने 5 ईयर और 3 ईयर में पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो केसेस आए थे वो सबके सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बेस्ड थे। फिर साथ में ज्यूरिस्प्रूडेंस के 2 पैराग्राफ आए। उसके बाद जो रीसेंट लैंडमार्क केसेस और कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, लीगल इश्यूज, वो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे थे। इसके अलावा जो एक और एस्पेक्ट आपको देखने मिलेगा इस पेपर के अंदर वो ये था कि कई सारे ऐसे आंसर्स थे जो कि आप बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े भी आंसर कर सकते थे। मतलब कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, आप ना भी पढ़ो ना तो भी आप आंसर वहां पे लिख पाओ, मतलब कर पाओगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो पेपर था इस चीज की वजह से थोड़ा सा लेस लेंदी था। लेकिन ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, दे वर टर्न अपॉन देयर हेड इन द 2021 पैटर्न। अब अगर हम लोग देखें 2021 में क्या आया था, अब अगर हम लोग बात करें क्लैट पीजी 2021 पेपर के बारे में, तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ आए थे और क्वेश्चंस उसमें किस तरीके के थे आपके। सबसे पहले आपको जो पहला पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर आपको यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक्स आते थे तो आप इस क्वेश्चन जो था पूरा पैराग्राफ इसको आप बहुत आराम से कर सकते थे। फिर जो सेकंड पैराग्राफ आपका था दैट इज ऑल्सो ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए इस चीजों को इन लोगों ने पैराग्राफ जो था वो अर्नब गोस्वामी जजमेंट से दिया और क्वेश्चंस पूछा लिबर्टी प्रिंसिपल के ऊपर ज्यूरिस्प्रूडेंस के। तो यहाँ पे आपको जरूरी था कि आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस के कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको पैराग्राफ को अपना थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत थी कि आप उसके ऊपर टाइम ना लगाते और सीधे क्वेश्चंस के ऊपर अपना फोकस करते। फिर जो तीसरा पैराग्राफ था इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपका एक रीसेंट लैंडमार्क केस पे आया था जो कि था बबीता पुनिया का। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस थे, पूरा कैटेगरी ऑफ पैराग्राफ थे जो कि रीसेंट लैंडमार्क केसेस के ऊपर बेस्ड थे, और जो क्वेश्चंस थे वो भी उसी केस से ही पूछे गए थे। इसके बारे में आगे हम लोग आगे भी बात करेंगे कैसे हम लोग इसको पूरे को कैटेगराइज करेंगे। फिर जो फोर्थ पैराग्राफ था आपका वो आपका बेस था अपॉन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 300A यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे अगर आपको ये आर्टिकल और आपको इस टॉपिक का पूरा आइडिया है तो आप इस पूरे जो पैराग्राफ है उसको आराम से कर सकते थे। यहाँ पे जो पैराग्राफ था वो डीबी बेसमेंट का लिया गया था, क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे के पूरे 300A के ऊपर बेस्ड थे। फिर इसके अगर हम लोग बात करें आगे तो जो पैराग्राफ नंबर 5 था दैट वाज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। अब जो कि यहाँ पे जो पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन द केस ऑफ एम मुरुगेसन। तो यहाँ पे जो सुशीला अग्रवाल का अगर हम लोग बात करें जजमेंट हो या अर्नब गोस्वामी का आपका जजमेंट हो, उनकी वजह से बेल एक बहुत ही हॉट टॉपिक था और ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यहाँ पे बेल एक्ट से बेल के पूछे गए हैं ये आना यहाँ पे कहीं ना कहीं निश्चित था। तो यहाँ पे आप एक और कैटेगरी बता सकते हो कि ऐसे टॉपिक्स जो कि लाइमलाइट में थे और उनके अंदर जो स्टैटिक पोर्शन है उनका उससे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो आपको ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर 2022 एज वेल।
उसके बाद अगर हम लोग छठे पैराग्राफ की बात करें तो ये फिर से जो लैंडमार्क कैटेगरी वाले आता है लैंडमार्क केसेस में, कि लैंडमार्क क्वेश्चंस जो है जैसे विनीता शर्मा राकेश शर्मा का यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे जो विनीता शर्मा राकेश शर्मा केस अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन को पूरे पैराग्राफ को आराम से आप अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते थे। फिर जो 7th पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन द केस ऑफ पादिया टिम्बर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बेस्ड थे, कंडीशनल ऑफर जो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशनल ऑफर उसके ऊपर बेस्ड थे। तो अगर आपको वो आता था और आपको पादिया टिम्बर का केस का थोड़ा बेसिक आइडिया था तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते थे। फिर जो 8th पैराग्राफ था ये फिर आपका एक रीसेंट लैंडमार्क केस पे था, कॉमन कॉज वाला। तो आपको अगर पैसिव यूथनेसिया का कंसेप्ट पता है और कॉमन कॉज पता है तो आप इसको फिर से आराम से कर सकते थे। फिर जो आपका 9th पैराग्राफ है दैट वाज बेस्ड अपॉन द केस ऑफ स्वप्निल त्रिपाठी। यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस एमआर विजय भास्कर। बट यहाँ पे अगर आपको स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट अच्छे से पता था, जो कि 2018 का जजमेंट था, थोड़ा सा पुराना जजमेंट हो गया था, थोड़ा सा ये आप कह सकते हो कि ये डिफिकल्ट पैराग्राफ था इसको कर पाना। अगर आपको ये केस पता था, इसके अंदर जो टॉपिक डील किए गए, जो रेफर्ड केसेस थे वो जो डील किए गए, अगर ये पता थे तो ये पैराग्राफ के आपके लिए करना फिजिबल होता। फिर जो 10th पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन अगेन बेल। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करा कि जो बेल का टॉपिक इंपॉर्टेंट था उसकी वजह से यहाँ पे जो आपके बेल के कंसेप्ट से जो स्टैटिक पार्ट था बेल एक्ट का, उससे यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे और पैराग्राफ आपका एससीसी ऑनलाइन के एक ब्लॉग से लिया गया था। उसके बाद जो 11th यहाँ पे पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। ये थोड़ा सा हल्का सा अनएक्सपेक्टेड पार्ट था 311 का यहाँ पे पूछा जाना, बट अगर फिर आपको ये 311 के पूरे पूरे कंसेप्ट पता है, आपको उसका बेराक का नॉलेज है, तो आप इसको फिर से कर सकते थे। फिर जो 12th वाला पैराग्राफ है ये भी थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी में आता है, जहाँ पे 273rd लॉ कमीशन रिपोर्ट के पैराग्राफ को लिया गया और जो क्वेश्चंस थे वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर अगेंस्ट क्रुएलिटी के ऊपर इन ह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट के थ्रू पूछे गए थे, जो लेजिस्लेशन के थ्रू होता है वो। और यहाँ पे अगर आपको इस पूरे पैराग्राफ का अगर आपको आइडिया चाहिए था तो आपको इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ को काफी अच्छे से पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये कठिन पैराग्राफ इसको आप बोल सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था दैट वाज सिंपली बेस्ड अपॉन द स्टैटिक पोर्शन ऑफ लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ये पैराग्राफ है। फिर जो 14th पैराग्राफ है दैट वाज बेस्ड अपॉन गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीज एक्ट का, यहाँ पे आपका गीता हरिहरन का भी क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको ये पूरा पता है गार्जियनशिप माइनॉरिटीज एक्ट का तो आप इसको आराम से कर सकते थे। फिर जो 15th वाला पैराग्राफ है वो आपका बेस है कंपनीज एक्ट के ऊपर, सेक्शन 212 और 213 के ऊपर, जो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है उसके ऊपर। तो अगर आपको ये पता था कंपनीज एक्ट के अंदर ये टॉपिक तो आप कर पाते, बट ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड फिर से था, बिकॉज ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हो इन डेप्थ जाके क्लैट ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा है। उसके बाद जो 16 पैराग्राफ था दैट वाज रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ पीआईएल। इसमें एमसी मेहता से जुड़े हुए जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपके पूछे गए थे, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट आप इसको बोल सकते हो। और ये थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड पैराग्राफ था, मतलब अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन इसको आप ठीक से पढ़ोगे तो फिर से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका 17वां पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन द केस ऑफ विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी। ये आपका राइट्स टू प्रिंसिपल पर्सन्स और डिसेबिलिटीज एक्ट के ऊपर जुड़ा हुआ एक केस था, तो ये भी एक लैंडमार्क केस था। अगर आपको ये पता था यू कुड हैव आंसर्ड दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका 18th पैराग्राफ था दैट वाज बेस्ड अपॉन अगेन एंटिसिपेटरी बेल। यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे दैट वर बेसिकली फ्रॉम द बेयर एक्ट, बट सुशीला अग्रवाल जजमेंट अगर आपने पढ़ा था तो आपको काफ़ी ये फायदा देता है इन क्वेश्चंस को आंसर करने से। और अगर आपको एक तरीके से डिटरमाइन करना है कि क्या क्वेश्चन आ सकता था क्लैट में, तो आपको रीसेंट टॉपिक्स पढ़ने की यहाँ पे जरूरत काफ़ी ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 19th पैराग्राफ था दैट वाज अगेन बेस्ड अपॉन द पादिया टिम्बर जजमेंट। इसमें सेक्शन 4 के ऊपर जो बेयर एक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी हद तक सिंपल थे, काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं थे। और फिर जो आपका 20th पैराग्राफ है दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड डीपीएसपी। तो अगर आपको डीपीएसपी और एनवायरमेंटल लॉ का आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट थोड़ा ऑन द डिफिकल्ट एंड है। बट अगर आपको एनवायरमेंटल लॉ डीपीएसपी ठीक से अगर नहीं आता है तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग एनालिसिस देखें कि क्लैट पीजी के अंदर किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें पूछा गया 17 क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस क्या है 14 क्वेश्चन। तो जो क्लैट पीजी 2020 का पैटर्न था उससे यहाँ पे काफी चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे उतना ही अब यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे अब इन्होंने बराबर फोकस डाला है कमर्शियल लॉ के ऊपर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, उसके आपके क्वेश्चन आए 18। उसके बाद फैमिली लॉ के आपके 2 पैराग्राफ आए थे, उस पर देखिए 12 क्वेश्चन आए। फिर क्रिमिनल लॉ में खास करके सीआरपीसी पे जो कि बेल के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आए थे, उन्होंने इस बार इसके ऊपर टोटलिटी क्रिमिनल लॉ मिलाकर 32 क्वेश्चन दिए। तो इससे आपको ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं क्लैट जो एक ट्रेडिशनल बाउंड्रीज बनी हुई है या फिर जो आपके रूल्स बने हुए हैं कि सीआरपीसी या फिर प्रोसीजरल लॉ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसको भी वो लोग यहाँ पे अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वायरमेंटल लॉ से 6 क्वेश्चन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से आपके 15 क्वेश्चन इन टोटल आए थे और मिसलेनियस आपके 6 क्वेश्चन थे। तो इन सारी चीज़ों से हमको ये समझ में आता है क्लैट पीजी 2021 के पेपर से कि हम लोग इन जो क्वेश्चंस हैं, जो पूरे आपके पैराग्राफ आए थे, उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कैटेगरी जहां पे आप ये कहोगे कि जो रीसेंट लैंडमार्क केसेस थे उनके अंदर से क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे पूछे गए हैं। इसके अंदर आपका चाहे आप बात करें बबीता पुनिया जजमेंट की, चाहे आप कॉमन कॉज की बात करें, चाहे आप विकास कुमार वाले केस की बात करें, जितने भी वो केसेस लैंडमार्क थे उनसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो डायरेक्टली बेस्ड अपॉन क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ पर रीसेंट लैंडमार्क केसेस तो पढ़ना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है, बिकॉज आपका 1/4 से लेके 1/5 पेपर या 1/3 पेपर आप कह लो आपका रीसेंट लैंडमार्क केस से आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे आपके कैटेगरी है दैट इज द एमैल्गमेशन ऑफ रिसेंट टॉपिक्स एंड आपके फाउंडेशनल क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका पैराग्राफ है वो आपका एक रीसेंट केस या टॉपिक से लिया गया। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बेल की बात करें, बेल के अंदर आपके 3 पैराग्राफ सीधे सीधे आए थे। फिर जो पादिया टिम्बर केस था उसमें आपके कम से कम 2 पैराग्राफ पूछे गए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे दे वर बेस्ड अपॉन द स्टैटिक पार्ट, आपका बेराट से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पैराग्राफ जो आपका था वो आपका रीसेंट लैंडमार्क टॉपिक से ही उठाया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रीसेंट लैंडमार्क जो टॉपिक्स हैं या फिर जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उन पे आप कायदे से नजर रखें, बिकॉज क्लैट उसके ऊपर जरूर स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा कि वो रीसेंट जो टॉपिक था उसके अंदर कौन सा वो स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि हम पूछ सकते हैं, क्या वो आ सकता है। इस पे आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है। लास्टली जो आपका थर्ड कैटेगरी है वो है आपके स्टैटिक पार्ट की। इसके अंदर जैसे आपका एक्सट्रेडिशन का पैराग्राफ हो गया, या फिर आप बात कर लो अपने कंपनीज एक्ट के पैराग्राफ की 212 213 वाला हो गया, या फिर आर्टिकल 300A वाला पैराग्राफ हो गया। ये जितने भी आपके पैराग्राफ थे इसमें सीधे सीधे स्टैटिक आपका जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, फाउंडेशनल नॉलेज है, उसको टेस्ट करते हुए क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपका जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खास करके उनको आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें भी जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उन टॉपिक्स के अंदर वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ पैराग्राफ थे वो आपके थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे। फिर आपका चाहे वो 311 वाला पैराग्राफ हो गया या फिर आपका जो डीपीएसपी वाला पैराग्राफ हो गया, ये कुछ आपके ऐसे पैराग्राफ है जो कि अगर आपने 5 ईयर एलएलबी में अगर आपने कायदे से पढ़ाई करी है, 3 ईयर एलएलबी आपने अगर पढ़ाई अच्छे से करी है, तो ये किस्मत के ऊपर है कि अगर आपके पैराग्राफ आपको अगर आता है तो आप ये कर ले जाओगे। बट अगर आप एक फाउंडेशनल स्टडी कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक स्टडी करके चलनी पड़ेगी, तभी आप ये कह सकते हो कि आप इन क्वेश्चंस को कायदे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फिर इसके ऊपर इतना ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की यहाँ पे आप ये कह सकते हो आपको जरूरत नहीं है। बट फॉर जस्ट अ कॉमन नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके के पैराग्राफ भी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पैराग्राफ आएगा। विद नॉर्मल स्टडी आप ये नहीं कह सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी एक चीज देखोगे यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच रहा है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो गए, चाहे वो फैमिली लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन सब में से बराबर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो फाउंडेशनल आपकी नॉलेज है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की, उसका आपको बहुत ज्यादा प्रॉपरली अपनी तैयार करने की जरूरत है। केवल आप ये नहीं कह सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले या फिर हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ ले तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो अपनी कमांड है उसको कायदे से फिक्स करने की यहाँ पे जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेपर है वो काफी ट्रिकी है। मतलब कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जहां पे आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है, तभी आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। फिर कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जहां पे आपका केवल टाइम वेस्ट करने के लिए उस पैराग्राफ को वहां पे डाला गया, आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप क्वेश्चंस पे अगर सीधे सीधे आ जाएंगे ना तो आप आराम से पूरे पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है ना कि जो ट्रिकी पैटर्न है, इसको आप तभी इस पूरे चीज को रियलाइज कर पाएंगे, इस चीज को आप प्रैक्टिस में ला पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे कायदे से। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, आपको अडेप्ट होने की जरूरत है इस चीज से कि किस तरीके से क्लैट आपको बेवकूफ बनाने की या फिर आपका टाइम वेस्ट करने की या फिर आपकी जो एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंशन की चेक करने की या फिर आपकी जो स्पीड है अपने क्वेश्चंस को लगाने की, उसको कैसे वो टेस्ट करेगा उसके वो 100 तरीके जानता है। तो जब तक आप मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली लगाओगे नहीं तब तक आप इस चीज को प्रॉपर्ली कर नहीं पाओगे। तो लास्टली अगर हम लोग बात करें अपने स्ट्रेटजी के बारे में इस पूरे डिस्कशन में कि 2020 और 2021 से हमें क्या समझ में आता है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को भाई 3 पार्ट में प्रॉपर्ली डिवाइड करना पड़ेगा। पहला जो पार्ट है वो है फाउंडेशन और स्टैटिक पोर्शन का। जैसे कि मैंने कहा जो आपका पूरा पेपर था वो एक बैलेंस अप्रोच लेके चला है। आप केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए
पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग यही बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो आपका काम थोड़ा चल सकता है, और कैसे आपको उसको रीसेंट टॉपिक्स के साथ मिला के पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है आपका रीसेंट केस लॉ पोर्शन का एस्पेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे सीए एनआरसी हो गया, या फिर आपका जो फार्म लॉज रिपील होने की बात चल रही है, उन सब पे आपका कार्य से फोकस और अटेंशन होना चाहिए कि इन जो लॉज हैं इनके अंदर कौन से ऐसे स्टैटिक पोर्शन के कंसेप्ट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। उन कंसेप्ट्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जो केस लॉज इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसके लिए आप चाहें तो संभव लॉ की वीडियोस भी देख सकते हैं। हम लोग अभी रिसेंट जो टॉपिक्स अमेंडमेंट्स हैं उनको अभी हम लोग कवर करने वाले, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ में और भी यूट्यूब चैनल से फैजान मुस्तफ़ा सर की वीडियोस भी आप जरूर देखिए उस चीज़ के लिए। और अभी इस पोर्शन को अभी हम लोग अभी आगे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, बिकॉज आंसर राइटिंग जो आपकी है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 2019 के पेपर को आपको कायदे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसको भी अभी हम लोग थर्ड पार्ट जो हमारा वीडियो का है उसमें भी हम लोग डिस्कस इसको करेंगे। तो अभी चलिए बात करते हैं फाउंडेशनल स्टैटिक पोर्शन के बारे में कि इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने स्टैटिक जो हमारा फाउंडेशन पोर्शन है क्लैट पीजी का उसको हम लोग प्रिपेयर करें अपने सब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पे आप ये समझिए सबसे पहले कि आप चले बात करें क्लैट की या फिर आप किसी अदर एलएलएम एग्जाम्स की बात करें, तो उसके अंदर कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर उनको आप सिलेक्टिवली भी पढ़ें तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्लैट पीजी 2021 की, तो 2021 के अंदर ऐसे 6 सब्जेक्ट्स थे, 7 सब्जेक्ट्स थे जिसपे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा क्लैट का। वो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ज्यूरिस्प्रूडेंस के, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और फैमिली लॉ। इसमें सीआरपीसी भी आपका एक्स्ट्रा इंक्लूडेड था, सीआरपीसी पे आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस था, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। उसके बाद जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स बचे, चाहे आप बात करो लेबर लॉ की या फिर आप बात करो आर्बिट्रेशन की या फिर बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए, उसको आप सिलेक्टिवली पढ़िए। मतलब केवल वो आप टॉपिक्स पढ़िए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप केवल एक नज़र मार लीजिए। बाकी आपको उनको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका यहाँ पे रीसेंट केस लॉज पे ज़्यादा फोकस है इस कंपैरिजन टू उन सब्जेक्ट्स पे जहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो उतने पूछे नहीं जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आप अपना टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको 3 चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले आता है आपका बेयर प्रोविजन। बेयर प्रोविजन का मतलब आपकी जो बेयर एक्ट है, चाहे आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे आप बात करो फैमिली लॉ की, इसके अंदर आपको जो बेयर प्रोविजन है उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करिए। जैसे मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जो पूरा दिया रहता है टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पे आपका दिया हुआ आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, किस पार्ट में क्या दिया है, किस शेड्यूल में क्या है, इस पूरे का आप एक पूरा बना लीजिए टेबल। उस प्रॉपरली उसको आप अपनी जो आपके नोट्स की आप कॉपी रजिस्टर बना रहे हो, उसके अंदर आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक बनाओ आप सेक्शन, और वहां पे इसको शुरुआत में ही जाके अपना आप या तो प्रिंट करा लो या फिर आप उसको पूरा लिस्ट करा के नोट करो, और फिर रोज सुबह उसको आप जो है रिवाइज करो, या फिर जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली पढ़ो उसको आप रिवाइज करो, ताकि आपको जो पूरा शेड्यूल है वो आपको याद हो जाए। ताकि आप अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए कि किस आर्टिकल में कौन सा दिया हुआ है प्रोविजन या क्या है, तो भी आप आंसर कर पाओ। या फिर अगर मान लीजिए आपको गेस वर्क ही करना पड़े, तो ये जो आपका अगर नॉलेज है ना कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दी है, बहुत ज़्यादा काम आती है गेस वर्क में भी। सेकंड जो आपकी चीज़ है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है केस लॉज को। आज जब मैं बात कर रहा हूँ केस लॉज की, तो यहाँ पे दोनों आपके रीसेंट भी इंपॉर्टेंट है और जो लैंडमार्क केसेस आपके पहले के थे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने जैसे आप मान लीजिए सीरीज ऑफ केसेस है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो यहाँ पे केशवानंद भारती केवल नहीं इंपॉर्टेंट है, जो उसके पुराने केसेज है, आईसी गोलकनाथ का हो गया, शंकरी प्रसाद हो गया, सज्जन सिंह हो गया, ये जितने केसेस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो सीरीज ऑफ केसेस हैं इनको तो बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। फिर चाहे वो टॉपिक हो रिजर्वेशन का, वो टॉपिक हो आपका आर्टिकल 21 के अंदर किसी और दूसरे टॉपिक का, या फिर किसी भी ऐसे पॉइंट सब्जेक्ट पे जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज और जजमेंट दे के रखा है, आपको पता होने की जरूरत है केस लॉज की। और बाकी भी जितने आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके केस लॉज को यहाँ पे आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर जो तीसरा पार्ट है वो है आपका रीसेंट डेवलपमेंट्स का। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, वैसे तो मैं आपको अलग से एक बताऊंगा तरीका कि कैसे आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स को पढ़ना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर पढ़ाई कर रहे हो क्लैट पीजी के लिए, तो जरूरी ये है कि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को
और अपने रीसेंट पोर्शन को मिला के पढ़ो। बोथ द स्टैटिक एंड द रीसेंट पोर्शन शुड बी स्टडीड टुगेदर। यहाँ पे एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जब आप अपने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हो, जब आप अपने रीसेंट पोर्शन को पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जब आपने रीसेंट के लिए नोट्स बनाए तो उसके अंदर जो भी प्रोविजन यूज करा गया उसको आप स्टैटिक पर जरूर मेंशन करो। अब इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस चीज को ट्रैक रख सकते हो। सबसे पहले जब आप एक रजिस्टर बनाओ स्टैटिक पोर्शन के लिए, तो आप उस रजिस्टर के अंदर आपके 2 साइड होते हैं। तो आप ऐसा करो कि आप एक साइड के ऊपर अपने नोट्स बनाओ और दूसरा साइड आप ब्लैंक छोड़ो। जब भी कोई रीसेंट डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपको मंथ ऑफ अप्रैल तक के रीसेंट डेवलपमेंट आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस रीसेंट डेवलपमेंट को आप वहां पे नोट करो जहां पे आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाए हैं। और साथ ही साथ आप जब कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करो तो एमसीक्यूज भी जैसे आप लगा रहे हो, तो एमसीक्यूज में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार गलत हो रहा है या फिर आपको वो चीज रिटेन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप स्पेसिफिकली इस जो आपका एरिया है, लेफ्ट साइड वाला एरिया है, यहाँ पे आप उस चीज को जरूर नोट करो ताकि आपको एक अलग से पता चले कि मुझे ये चीज पे ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की यहाँ पे हमें जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पार्ट से डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ के अंदर आपकी 4-5 बेयर एक्ट्स होती हैं। इसमें आपका हिंदू मैरिज एक्ट भी होगा, अडॉप्शन गार्जियनशिप एक्ट भी होगा, आपका माइनॉरिटीज एक्ट भी होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट होगा। तो इन सारों को आप अलग अलग तरीके से डिवाइड करके फिर इनकी पढ़ाई करिए। फिर साथ ही में आप जब एक रजिस्टर, जैसे मैंने कहा रजिस्टर आप बना रहे हैं, तो आप ये जब जैसे मान लीजिए आपने हिंदू मैरिज एक्ट इसमें आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, तो आप पहले जाइए और जो पहला रजिस्टर का पहला पन्ना है ना, वहां पर जाके आप इन सारे के सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसके अंदर ये टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। उसके बाद जब आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा पूरा, तो आपने उठा के उसके लगाए एमसीक्यूज, और उसके बाद एमसीक्यू लगाने के बाद एक आप अपना कॉलम बनाइए जिसमें कि आप अपने आप को मार्क्स दें कि मेरा इतना परसेंट यहाँ पे मैंने इतने में से इतना अचीव किया, फिर मैंने इतने में से इतने अचीव करा, ताकि आप अपने आप को ट्रैक कर पाए कि आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना आप अच्छे से पढ़ाई अपनी कर पा रहे हैं। तभी आप एक अच्छे से अपना प्रोग्रेस ट्रैक करके अपने पेपर को अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज जरूर लगाओ। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी स्टैटिक पार्ट के, आपको एक अच्छी बुक कोई ले लीजिए जिसमें एमसीक्यूज दिए हों उस टॉपिक से जुड़े हुए, और अपने प्रोग्रेस को आप अकॉर्डिंगली रेट करते हुए चलिए। अब चलिए अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने रीसेंट जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, जो रीसेंट आपके टॉपिक्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, उसकी स्ट्रेटजी की हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग को आपके जो रीसेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हैं या फिर आपके जो केस लॉज हैं उनको आपको कैसे यहाँ पे पढ़ना है, और कौन से सोर्सेज का आपको यूज करके यहाँ पे इनकी पढ़ाई करनी है, और क्या क्या आपको स्टडी करना है। जो सबसे पहला सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रोज चेक करने के लिए, वो है आपकी एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जितने भी आपके मेजर केस लॉज आते हैं या फिर जो आपके डेवलपमेंट्स होते हैं, मान लीजिए अमेंडमेंट आया या फिर कोई रिसेंट में कोई लेजिस्लेशन पास हुआ, उसके ऊपर सारे के सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वेबसाइट आपके लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट के पर्पज से कि आप इस वेबसाइट को जरूर चेक करें। एक फैक्ट और इसमें ये भी है कि सुधीर कृष्णस्वामी सर इस वेबसाइट के एडिटर इन चीफ है, तो उससे आपको एक थोड़ा सा और आइडिया या फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वेबसाइट आपके लिए थोड़ी और इंपॉर्टेंट है, हल्के फुल्के उसमें। उसके बाद जो सेकंड सोर्स है आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैजान मुस्तफा सर के वीडियोस। जो वीडियोस सर बनाते हैं उनको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। वो हर दूसरे या तीसरे दिन पे एक वीडियो डालते हैं, उन वीडियोस को आप देखिए, और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स वो डिस्कस करते हैं उनके बारे में आप अपने खुद जाके रिसर्च करके उसके नोट्स बनाइए। क्योंकि कई बार पिछले साल के पेपर्स में देखा गया है कि जो वीडियोस सर ने जिन टॉपिक्स को कवर करा है, वो वीडियोस के या फिर जो टॉपिक्स उन्होंने कवर किए उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पेपर के अंदर, पूरे पूरे पैराग्राफ आए हैं। तो आपको इन वीडियोस को फॉलो करने की बहुत ज्यादा अत्यंत जरूरत है। उसके बाद जो तीसरा सोर्स है जो कि आपको काफी फायदा दे सकता है, वो है सीसी ऑनलाइन का ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है इसके ऊपर काफी अच्छे से रीसेंट अपडेट जो होते हैं वो आते हैं, तो इस ब्लॉग को भी आप देखते रहिए, सर्च करते रहिए। अब इसमें अगर आप ये बात करें कि क्या चीज ऐसी है जो कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली देखनी है, तो डेवलपमेंट्स के मामले में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को 2 चीजें देखने की जरूरत होती है। जो पहली चीज है वो है आपके अमेंडमेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ है जिसके अंदर कोई मान लीजिए अमेंडमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल का जो अमेंडमेंट है 2021 का बिल आने वाला है, उसके बारे में आप बात कर लो, या किसी भी और चीज के बारे में आप बात कर लो। अगर कोई अमेंडमेंट आने वाला है तो उस अमेंडमेंट के अंदर कौन सा मेजर प्रोविजन है जो कि आया है, उस जो प्रोविजन है उसको लाने के पीछे उसका कुछ एक एम होगा, वो एम क्या था, क्या इसके पीछे कोई सीरीज ऑफ केस लॉज है जिसके बाद इस पर्टिकुलर लॉ को लाया गया। ये जितनी चीजें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए अमेंडमेंट से जुड़ी हुई। जो दूसरी चीज है वो है कोई नया लॉ अगर कोई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं फार्म लॉज की,
तो जो फॉर्म लॉज थे उनको लाया गया, फिर उनको रिपील कर दिया गया। तो उसके पीछे की क्या पूरी हिस्ट्री है, क्या उसमें कोई जो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चली थी, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको लाया गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ हर उस पे अप्लाई करेगी जो भी नया लॉ, जैसे अभी मान लीजिए अभी आपका विंटर सेशन शुरू होने वाला है आपका पार्लियामेंट का, तो इसके अंदर जो भी लॉज आएंगे आपको वो सब फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उसमें कोई ऐसा केस लॉज की सीरीज़ है जो कि पहले से थी, या उसका पीछे एम क्या है, या उसमें क्या उसमें जो मेजर प्रोविजन है वो आपको सारे देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके लिए वो है गौतम भाटिया सर के ब्लॉग। यहाँ पे भी जो जो ब्लॉग लिखे जाते हैं काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, उसमें काफ़ी बातें लिखी होती हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे से आपको जो आपकी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी, और काफ़ी चांस है कि इसमें से आपके क्वेश्चंस आएँ। बिकॉज़ जैसे आपने देखा होगा कि एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे, या फिर पादिया टिम्बर केस के ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे, वैसे और क्वेश्चंस आने के बहुत चांस है। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंट में क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और जिसकी वजह से आप अपने जो प्रोविजंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रोविजन भाई मुझे पढ़ के रखना है, और इस प्रोविजन के हिसाब से कोई क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद जो पांचवा आपका सोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच का। मैं तो आपको बल्कि ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच में से किसी एक का ले लो सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है लॉ से रिलेटेड आपको मिलते रहे। और इसके लेके आप एक पूरा रजिस्टर बनाओ जिसके अंदर ये सारी की सारी जितने आपके रोजाना में आपके अपडेट्स आते हैं इन सारे सोर्सेज से देख के आप उसको नोट करो अपने रजिस्टर में। साथ ही साथ आप संभव लॉ की वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने जितने भी आपके रिसेंट लैंडमार्क केसेस है 2020 के, 2021 के, 2019 के, और इसके बाद भी हम लोग 2021 और 2022 के भी जो इंपॉर्टेंट केसेस उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे। और उसके बाद अभी हम लोग रिसेंट जो आपके अमेंडमेंट्स आने वाले हैं उनके ऊपर सब पे हम बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं इस रिस्पेक्ट में। फिर अगर हम लोग बात करें कि जितने भी सोर्सेज थे, आपने जब इनसे सारी चीजें नोट कर ली, तो अब इसको कैसे अपने पास इसको अरेंज करके रखो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रजिस्टर बनाइए। वो जो रजिस्टर आपका रहे ना, उस रजिस्टर के अंदर आप उसको रोज जाके डेट वाइज उस रजिस्टर को आप अपडेट करिए। और साथ ही साथ जो जो रिसेंट आपके डेवलपमेंट्स आते हैं, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट मान लो 19 तारीख को आया, 20 तारीख को आया, जैसे भी आया, आप उन डेवलपमेंट्स को पहले हर पेज पे एक बार नोट करिए। वो डेवलपमेंट क्या था, कौन से ऐसे केसेस थे जो कि उसमें एप्लीकेबल है, कौन से ऐसे मेजर अमेंडमेंट्स हैं, या फिर कोई मेजर ऐसा लॉ है जो कि उसमें एप्लीकेबल है, वगैरह वगैरह। और फिर साथ ही में जो आपने एक अलग रजिस्टर बना रखा है, आप ये करिए, आप हर सब्जेक्ट जो है आपका, हर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट, उसके लिए आप एक अलग रजिस्टर बनाइए। और वहां पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक साइड जो आप ब्लैंक छोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो आपने रजिस्टर बनाया है उस रजिस्टर के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो कि किसी सब्जेक्ट के किसी प्रोविजन से रिलेट करता है, तो आप उस चीज को नोट करते हुए चाहिए इस रजिस्टर में भी जो आपने यहाँ पे रीसेंट केस लॉ या डेवलपमेंट के लिए बनाया। और साथ ही साथ जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है उसके लिए, तो आपका एक लिंक बन जाएगा कि जब आप मान लीजिए सब्जेक्ट से नोट को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स याद आएंगे, और अगर मान लीजिए आप रीसेंट डेवलपमेंट्स देख रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट याद आएगा। तो उससे एक आपका कनेक्शन बन जाएगा, एक आपका नेक्सस बन जाएगा, जिससे कि आपको काफी अच्छे से जो रीसेंट प्रोविजंस हैं वो रिवाइज करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट के ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि रिसेंट में एप्लीकेबल थे या उनका यूज हुआ, वो आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक नेक्सस बना के चलें बिटवीन द स्टैटिक पार्ट एंड द रीसेंट पार्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फिर अगर हम लोग बात करें आगे की, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई मेजर केस लॉ आता है, तो आपको उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, जितने भी आपके मेजर केस लॉज आ रहे हैं ना, जो कि मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ पे, तो उस केस लॉ को तो आप पूरा पूरा जजमेंट जाइए और उसका पढ़िए। फिर अगर इसमें ऐसा होता है कि ऐसा कोई जजमेंट आता है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए कोई रिसेंट में नया जजमेंट आया जो कि उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा है, तो उसका आप जाकर किसी वेबसाइट से उसका एक ब्रीफ केस लॉ समरी पढ़ लीजिए। उससे ज्यादा कि आपको यहाँ पे जरूरत नहीं, बिकॉज जो क्वेश्चंस है वो इतने डीप में पूछे नहीं जाएंगे। जिस चीज पे आपको जरा फोकस करने की जरूरत है वो है वो लॉज जो कि अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर केस के अंदर। आपको लॉज पे, स्टैटिक पार्ट पे फोकस करने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट कि क्या ओपिनियन थी किसी जस्टिस की, या फिर कौन से केस हुए वगैरह वगैरह। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द केसेस जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजर केसेस। मेजर केसेस में तो आपको मैं जो जो भी चीजें बताने जा रहा हूँ वो सब आपको पढ़ने की भी जरूरत है, बिकॉज आपको जो पैटर्न है उसके अंदर ये चीजें जरूरी है कि आपको ये सब मेजर उसमें पता हो। तो क्या क्या आपको कवर करने की जरूरत है एक मेजर केस लॉ में, वो है आपका नेम ऑफ द केस सबसे पहले। उसके बाद आपका जो कोरम था जजेस का वो आपको पता होना चाहिए विद द कंकरिंग एंड डिसेंटिंग ओपिनियन। मतलब किसी जज ने मान लीजिए कंकरिंग ओपिनियन दिया मेजॉरिटी जजमेंट के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई डिसेंटिंग ओपिनियन दिया गया जिसमें कोई बहुत ही खास बात बोली गई है,
तो वो आपको तो ज़रूर से पता होना चाहिए कि भाई उसने ऐसा क्या खास बोला जो कि वो डिसेंटिंग ओपिनियन इतनी अच्छी है। उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें 2 तरीके के आते हैं। पहले आते हैं आपके ओवररूल जजमेंट्स, यानी कि वो जजमेंट जिसको कि उस पर्टिकुलर जजमेंट ने ओवररूल किया है। जैसे मान लीजिए अगर नवतेज सिंह जौहर की बात करें, तो उसमें जो श्रेयस कौशल का जजमेंट था उसको वहाँ पे उसने ओवररूल किया था, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उस जजमेंट ने क्या किसी लैंडमार्क या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेंच के डिसीजन को अगर रेफर करा है मान लीजिए, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको चौथी चीज़ है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो है वो लॉज़ जो कि इन्वॉल्व्ड हैं इस केस के अंदर। जैसे अब नवतेज सिंह जौहर में 377 इन्वॉल्व था, तो आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि भाई 377 में क्या है, क्या इसमें पनिशमेंट मिलती है, क्या इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए वो क्या थे, या मान लीजिए जो भी चीज़ है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आपका इसके बाद में आपको जो चीज़ें दूसरी देखने वाली हैं, वो है आपके प्रिंसिपल्स और जो डॉक्ट्रिन यहाँ पे यूज़ करे गए वो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जो भी प्रिंसिपल या फिर मान लीजिए कोई डॉक्ट्रिन थी जो कि अगर इस जजमेंट के अंदर यूज़ हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी गई थी नवतेज सिंह जौहर में या फिर और भी आपके जोसेफ शाइन वगैरह के केस में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका डॉक्ट्रिन क्या कहता है, वो कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया वगैरह चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट किसी केस के अंदर अगर यूज़ हुआ हो तो। जैसे मान लीजिए अगर जैसे नवतेज सिंह जौहर केस में बेंथम की थ्योरी का यूज़ किया गया, ये यूटिलिटेरियन थ्योरी का यूज़ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये थ्योरी क्या कहती है, बिकॉज़ इसके ऊपर सीधे-सीधे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर केस लॉ था। अब इस केस लॉ के अंदर एक जस्टिस ने ये बात कही कि हम इस पर्टिकुलर थ्योरी का यूज़ करेंगे, तो ये थ्योरी किसने दी थी? इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, या फिर जिस भी तरीके से आपका आएगा क्वेश्चन, आप वहाँ पे करने के लिए आप रेडी रहोगे अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस की जो थ्योरीज़ हैं वो पता है पर्टिकुलर केस के अंदर। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप अपने जो स्टैटिक चलिए अब ये बात करते हैं कि कैसे आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट जो आपका आंसर राइटिंग पार्ट है, उसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए आपका जो यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर वाला पार्ट आता है, इसमें आपके आते हैं 5 क्वेश्चंस, ये 2019 के पैटर्न के हिसाब से है। तो आपके जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 800 वर्ड्स के आंसर्स यहाँ पे लिखने होते हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेसिटी हो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ आपका जो टाइम होता है, वो टाइम आपके पास काफ़ी कम होता है, तो उसमें आपको बहुत तेज़ी से ये सोचना है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए अच्छा है, क्या है। तो ये सब ऐसे जितनी बातें हैं, ये मैंने एक वीडियो में दूसरी जो पहले मैंने इसकी बनाई थी, वो उसमें सब बातें हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप उसको आप जो आपके कार्ड्स उसमें भी आपको आ रहा होगा। ये जो वीडियो है इसमें मैंने सारी की सारी बातें करी हैं कि कैसे आप सब्जेक्टिव पार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्या आपको फॉलो करने चाहिए मेथड्स उसको करने के लिए, सारी बातें मैंने कर रखी हैं। उसके अलावा भी जो संभव लॉ का हमारा इंस्टाग्राम चैनल है या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी हम लोग रेगुलरली जितने भी आपके रीसेंट अपडेट्स आते रहते हैं या अमेंडमेंट्स की जितने भी न्यूज़ होती है, वो सारी हम लोग पोस्ट करते हैं। आप उसको भी ज़रूर जाके फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगी अपने पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग चलिए ये बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है बेसिकली यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप अपना आंसर लिख रहे हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपके पास होना चाहिए एक इंट्रोडक्शन जहाँ पे आप लिखोगे व्हाट, जो पर्टिकुलर इश्यू है उसके अंदर आप या तो उसके बाद कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उस पर्टिकुलर लॉ का या इश्यू का, या फिर आप उसके कंटेंट के बारे में लिखो अपने पहले के 150 वर्ड्स के अंदर कि वो पर्टिकुलर चीज़ है क्या, ताकि आप एक बेसिकली इंट्रोडक्शन दे पाओ। उसके बाद आप बात करो इश्यूज़ के अंदर व्हाई की, जो कंट्रोवर्सी पर्टिकुलर उस इश्यू ने क्रिएट करी है, आप उसके बारे में बात करो। जैसे मान लो सीए एनआरसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सीए एनआरसी में पहले आप ये लिखो कि इंट्रोडक्शन क्या है भाई, ये जो लॉ ये पूरा था, इसके ये बेसिकली आया कहाँ से, ये उसके बाद ये क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, आप इसके बारे में बात करो। उसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है आपका मेन बॉडी का। यहाँ पे आपको अपने खुद के या तो ओपिनियन लिखने हैं, आर्गुमेंट्स लिखने हैं उन सारे मैटर्स या कंटेंशन को लेके, जो कि या तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो दोनों साइड्स हैं, उनके आर्गुमेंट या फिर लिखिए, या फिर जो एक कोई डिसीजन अगर मान लीजिए कोर्ट ने दिया है इस पर्टिकुलर मान लीजिए केस में सीएनआरसी में किसी उसमें, उसके बारे में आप बात करिए, अपने ओपिनियन उसमें आप डाल सकते हैं। ये डिसीजन को आप सपोर्ट करते हो, उसके अगेंस्ट में हो, क्या उसमें कोई ऐसी रिलेवेंट केस लॉ है या फिर कोई जूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरी है, वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बात करो कंक्लूजन आप कैसे इसका करोगे, तो आप एक समराइज कंक्लूजन दे दो। 4 तरीके हैं बेसिकली, या तो एक समराइज कंक्लूजन दे दो जहाँ पे आप आर्गुमेंट्स और पर्सपेक्टिव्स की बात करो स्टेक होल्डर्स के, या फिर एक ऐसा कंक्लूजन आप दे दो जहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड आप सीख कर रहे हो बिटवीन द आर्गुमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द जो आपके स्टेक होल्डर्स है उनके, या फिर एक आप एक ऐसा कंक्लूजन दे सकते हो जहाँ पे आप ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हो बाय पॉइंट्स एंड आर्गुमेंट्स ऑफ जो कोर्ट्स हैं या फिर जो पार्टीज या फिर जो जूरिस्ट है, उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट बोला है, आप वहां पे अपने ओपिनियन को उस चीज से सपोर्ट करो, या फिर आप कोई ऐसा सजेशन दे दो
जो कि एक मिडिल सोल्यूशन या ग्राउंड की तरह इस्टेब्लिश होता है, जो कि इम्प्रूव कर सकता है जो करंट सिचुएशन है उसको बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ये बात करो कि सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज़ की इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपका स्किल बनता जाएगा। तो फिर आप एक रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर के अंदर आप बेसिकली हर रोज एक आंसर कम से कम लिखने की प्रैक्टिस आप करिए। उसके अंदर आप एक कोई टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक के ऊपर आप अपना जो भी आपको चीज़ें डालनी है जिस तरीके से मैंने बताया, आप उस हिसाब से एक आंसर लिखने की रोज कोशिश करिए। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तभी आप एक तरीके से पेपर को अच्छे से कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।